बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 21 को स्टार्ट करना है, जिसका नेम है सेल साइकिल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये जो सेल साइकिल है इसकी डिफिनेशन क्या है। द सीरीज ऑफ चेंजेस विच अकर इन द सेल इन्वॉल्विंग पीरियड ऑफ ग्रोथ, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, सेल डिवीजन इज कॉल्ड सेल साइकिल। एक्चुअली में ये जो सेल साइकिल है इसके अंदर एक सीरीज़ की फॉर्म, एक सीक्वेंस की फॉर्म में एक चेंजिंग अकर होती है सेल के अंदर। मतलब पीरियड ऑफ ग्रोथ के किस तरह से ग्रोथ का पीरियड अकर होती है, उसके अंदर कौन कौन सी चेंजिंग अकर होती हैं, या डीएनए की रेप्लिकेशन किस तरह से होती है, उसके अंदर कौन कौन सी चेंजिंग आती हैं, या सेल की डिवीजन किस तरह से होती है। इन तमाम प्रोसेस को मिला के हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। ये जो सेल साइकिल है इसके दो फेजेज होते हैं। एक का नाम है इंटरफेज, दूसरे का है मेटोटिक फेज़। जो इंटरफेज है ये क्या है, नॉन अपेरेंट डिवीजन फेज़ है, जबकि जो मेटोटिक फेज़ है ये क्या है, पेरेंट डिवीजन फेज़ है। इसको फर्दर सब डिवीजन के अंदर या सब फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। इसके सब फेजेस को स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो इंटरफेज होता है ना इसकी डिफिनेशन क्या है, और जो इंटरफेज है ना इसको रेस्टिंग फेज़ क्यों कहा जाता है। ये जो इंटरफेज है ना इसमें क्या होता है, द पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सेल बिटवीन टू कंसेप्टिव डिवीजन इज कॉल्ड इंटरफेज। मतलब इसके अंदर जो सेल की डिवीजन होती है ना वो दो कंसेप्टिव फेज़ के अंदर होती है, उसको क्या कहते हैं, इंटरफेज कहते हैं। अब तो ये जो इंटरफेज है ना इसको रेस्टिंग फेज़ क्यों कहते हैं। अगर हम देखें ये जो इंटरफेज का फंक्शन होता है ना वो डे टू डे होता है, इसलिए ये एक्टिव फॉर्म में नहीं होता इतना, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये जो इंटरफेज है ना ये क्या है, रेस्टिंग फेज़ है या नॉन एक्टिव फेज़ है, इसको कहते हैं इंटरफेज कहते हैं। अब ये जो इंटरफेज है ना ये मतलब विजिबल नहीं होता, मतलब फेज़ के दौरान इस फेज़ के दौरान जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो विजिबल नहीं होते। और लेकिन जो इंटरफेज है ना ये बायोकेमिकल एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन की बॉडी के अंदर जितने भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हो रही होती है उनके लिए इंटरफेस का होना ज़रूरी है। अब इसके सब फेजेस हैं। अगर हम फेजेस की बात करें तो इसके अंदर ना 4 फेजेस हैं, सॉरी 3 फेजेस नहीं है, 4 फेजेस हैं। तो हम सबसे पहले जो इसका फेज़ है वो है G1 फेज़ है, S फेज़ है, G0 फेज़ है एंड G2 फेज़ है। ये इनको सब फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया था। अब हम देखते हैं कि ये जो G1 फेज़ है ये क्या होता है। एक्चुअली में ये जो G1 फेज़ है ना तब स्टार्ट होता है जब ना मेटोसिस का प्रोसेस एंड हो जाता है, तब ये G1 का फेज़ स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि जो डीएनए की सिंथेसिस का प्रोसेस है ना उसकी स्टार्टिंग होती है, उसकी इनिशिएशन होती है, उसको क्या कहते हैं, प्री डीएनए सिंथेसिस कहते हैं, या इसको कहते हैं पोस्ट मेटोटिक फेज़ कहते हैं, मेटोटिक फेज़ कहते हैं, या कहते हैं प्री डीएनए सिंथेसिस फेज़ कहते हैं, या पोस्ट मेटोटिक फेज़ कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसके अंदर होता है कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं ना वो एक्सटेंसिव फॉर्म में होती हैं, और इसके अंदर बहुत से मतलब वेरियस मतलब इवेंट्स अकर होते हैं इस फेजेस के अंदर। वो कौन कौन से हैं अब हम उसके मतलब इसके अंदर ना कुछ एग्जांपल देखे हैं। जैसे कि जो सेल की ग्रोथ होती है ना वो नॉर्मली क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, और जो मेटाबॉलिक रेट होता है ना वो क्या होता है, हाई फॉर्म में होता है। मतलब इसके अंदर अगर G1 फेज़ की बात करें तो इसके अंदर जो सेल की ग्रोथ होगी ना वो नॉर्मली इंक्रीज़ होगी, लेकिन जो मेटाबॉलिक रेट होगा ना सेल का वो क्या होगा, ज़्यादा फॉर्म में होगा, उसके हाई फॉर्म में होगा। और जो G1 का फेज़ है कि मतलब अगर हम देखें कि ये जो G1 फेज़ है ना ये कितने टाइम के लिए, तो मतलब ये अपना प्रोसेस कितने टाइम में ये कवर करता है। ये जो G1 फेज़ है ना इसका जो ड्यूरेशन होता है ना वो 9 और होता है, मतलब 9 घंटे के अंदर ये अपना फेज़ को कंप्लीट करता है। उसके बाद हमारे पास है G0 फेज़ की। G0 फेज़ क्या है, ये जो G1 फेज़ है ना ये क्या होता है कि मतलब ये एग्जिस्ट करता है, मतलब बरकरार रहता है, और ये मतलब G0 फेज़ के अंदर इंटर होता है, उसको क्या कहते हैं, G0 फेज़ कहते हैं। अब ये जो G0 फेज़ है ना ये एक्चुअली में होता है या कुछ हफ्तों के लिए होती है, या कुछ महीनों के लिए होती है, या कुछ साल के लिए होते हैं, या कहते हैं कि या तो फिर लाइफ टाइम के लिए भी ये प्रोसेस होता है। इसके अंदर क्या होता है कि ना दिस सेल मे रिमेन इन G0 फॉर अ डेज़, मतलब कुछ दिनों के लिए, वीक्स, या इन सम केसेस जैसे कि नर्व सेल हो गया, या हमारी जो आई के लेंस है ना वो हो गए। ये क्या होता है हमारे पास ना ये मतलब लाइफ टाइम के लिए होती है, ये ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ टाइम के लिए इनके अंदर प्रोसेस हो रहा होता है।
और फर्दर इनके अंदर कोई भी डिवीजन आकर नहीं होती, उसको क्या कहते हैं, जी नॉट फेज़ कहते हैं। जी नॉट फेज़ को हम क्या कहते हैं, सॉरी, ये जो जी नॉट फेज़ है ना, पोस्ट मेटोटिक सेल या फेज़ भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो फेज़ है वो है एस फेज़। एस फेज़ क्या है, इसके अंदर दिस इज द सिंथेसिस फेज़। ये क्या है, एक्चुअली में ये एक सिंथेसिस फेज़ है। इसको सिंथेसिस फेज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि ना इसके अंदर कुछ जैसे कि प्रोटीन हो गया उनकी सिंथेसिस होती है, क्रोमोसोम हो गया उनकी सिंथेसिस होती है, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो एस फेज़ है ना, इसको हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस फेज़ भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिए बेसिक प्रोटीन हिस्टोन और सिंथेसिस। प्रोटीन हिस्टोन क्या होता है, प्रोटीन हिस्टोन को हम कॉन्जुगेट प्रोटीन भी कहते हैं। इसकी मतलब फॉर्मेशन होती है। क्रोमोसोम क्या होते हैं, रेप्लिकेट हो जाते हैं, रेप्लिकेट होने के बाद ये डबल हो जाते हैं। और हर क्रोमोसोम के बाद क्या होते हैं, 2 क्रोमेटिक होते हैं। और इनका अगर हम ड्यूरेशन देखें कि एस फेज़ अपना ड्यूरेशन कितने घंटों के अंदर पूरा करता है, तो इसको अपने ड्यूरेशन पूरा करने के लिए 10 घंटे की ज़रूरत होती है। मतलब ये 10 घंटे के अंदर अपने ड्यूरेशन को कंप्लीट करता है। इसको क्या कहते हैं, एस फेज़ कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फेज़ है G2 फेज़। कि G2 फेज़ क्या है, ये जो G2 फेज़ है ना, ये कब अकर होता है, जब मेटोसिस का प्रोसेस होता है ना, उससे पहले क्या होता है, G2 फेज़ का प्रोसेस अकर होते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्री मेटोटिक फेज़ भी कहते हैं। मतलब जो मेटोसिस से पहले अकर हो उसको क्या कहते हैं, प्री मेटोटिक फेज़ कहते हैं। और जो पोस्ट मेटोटिक फेज़, जो मतलब मेटोसिस के प्रोसेस के बाद अकर हो, उसको क्या कहते हैं, पोस्ट मेटोटिक फेज़ कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ना जो सेल है ना, खुद को प्रिपेयर करता है डिवीज़न के लिए, ताकि वो डिवीज़न का प्रोसेस कर सके, उसको कहते हैं G2 फेज़। और इसके अंदर क्या होता है कि ना अपनी एनर्जी को रिजर्व करते हैं और डिपॉजिट करते हैं, ताकि वो जो क्रोमोसोम है ना, वो अपनी मूवमेंट को कर सकें। और दूसरा ये कि ना इसके अंदर कुछ प्रोटीन, मतलब स्पेसिफिक प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, और आरएनए की फॉर्मेशन होती है, और मैक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं। मैक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, मतलब एक स्पेंडल फाइबर्स होते हैं, एक ही धागे नुमा स्पेंडल बने हुए होते हैं, उसको क्या कहते हैं, मैक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। इनकी फॉर्मेशन होती है। इन तमाम प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, G2 फेज़ कहते हैं। मतलब ये जो G2 फेज़ है, इसके अंदर पहले क्या कहते हैं, सेल खुद को प्रिपेयर करता है डिवीज़न के लिए, और ये मतलब जो क्रोमोसोम है ना, इसकी मूवमेंट के लिए ये अपने अंदर एनर्जी को रिजर्व करता है। और दूसरा इसके अंदर जो प्रोटीन, स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनती हैं, आरएनए की फॉर्मेशन होती है, मैक्रोट्यूब्यूल्स के सब यूनिट बनते हैं। इन तमाम प्रोसेस को क्या कहते हैं, G2 फेज़ कहते हैं। और इस G2 फेज़ को अपना ड्यूरेशन कंप्लीट करने के लिए 4.5 हॉर्स की ज़रूरत होती है। इतने घंटों की उसे ज़रूरत होती है, और वो अपना फेज़ को कंप्लीट करता है। लास्ट पे हमारे पास है मेटोटिक फेज़। ये जो मेटोटिक फेज़ होते हैं, ये इसमें क्या होता है, ये पीरियड ऑफ सेल डिवीजन होती है, मतलब जिसमें सेल की डिवीजन होती है। इसमें क्या होता है कि ना ये जो मेटोटिक फेज़ है ना, इसके अंदर होता है कि ना ये जो क्रोमेटिक होते हैं ना, इसकी अरेंजमेंट होती है और इसकी सेपरेशन होती है। और इसके मेटोटिक फेज़ को ना फर्दर 2 डिवीजन के अंदर डिवाइड किया गया है, जैसे कि कैरोकिनेसिस का प्रोसेस है, साइटोकिनेसिस का प्रोसेस है। इन दोनों प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए उसे ना 30 मिनट की ज़रूरत पड़ती है। मतलब हाफ हॉर इसको लगता है अपना प्रोसेस को कंप्लीट करने में, अपने फेज़ को कंप्लीट करने में। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में जो मिटोसिस का प्रोसेस किस तरह से होता है। ये जो मिटोसिस का प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, जब ना सेल की डिवीज़न होती है, मतलब जब सेल के अंदर डिवीज़न होता है मिटोसिस के दौरान, उसमें जो डॉटर सेल बनते हैं ना, उसके अगर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम एज़ कम्पेयर टू पेरेंट सेल के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब जितने पेरेंट सेल के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम मौजूद होंगे ना, उतने डॉटर सेल के अंदर मौजूद होंगे। इसको क्या कहते हैं, मिटोसिस कहते हैं। मिटोसिस के अंदर एक्चुअली में ना इक्वल डिवीज़न होती है सेल के, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम है ना, वो दोनों के पेरेंट सेल हो गया या डॉटर सेल हो गया, दोनों के अंदर इक्वल फॉर्म में होते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मिटोसिस कहते हैं। अगर हम प्लांट और एनिमल्स की बात करें, तो इसके अंदर जो मिटोसिस का प्रोसेस है ना, मोस्टली मतलब कुछ ऐसे स्टेप होते हैं जिसकी नतीजे में ये मिटोसिस के प्रोसेस डिफरेंट होते हैं। लेकिन इसके अंदर जो मेजर स्टेप है ना, चाहे प्लांट है चाहे एनिमल्स है, इनके अंदर सेम होते हैं, सिमिलर फॉर्म में होते हैं। मतलब प्लांट के अंदर मतलब इसके मिटोसिस का प्रोसेस स्लाइटली डिफरेंस होता है, मतलब बहुत कम इनका डिफरेंस होता है। और मेजर स्टेप पे जो मिटोसिस के होते हैं ना, वो दोनों के अंदर सेम होते हैं।
अगर हम इसके अक्रेंस की बात करें, ये जो मिटोसिस है ना, ये मतलब अगर सेल डिप्लॉइड फॉर्म में चाहे हैप्लॉइड फॉर्म में, दोनों नतीजे में मिटोसिस का प्रोसेस अकर होता है। ये क्या है, मिटोसिस की अक्रेंस है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ना ये जो मिटोसिस है ना, इसके अंदर मतलब इसके फेजेस कितने हैं। एक्चुअली में ये जो मिटोसिस है ना, इसके अंदर ना अगर देखा जाए दो तरह के फेजेस होते हैं। एक होता है कैरियोकिनेसिस, दूसरा होता है साइटोकिनेसिस। जो कैरियोकिनेसिस होते हैं इसमें क्या होता है कि ना जो न्यूक्लियस है ना इसकी डिवीजन होती है, लेकिन जो साइटोकिनेसिस है इसमें क्या होता है होल सेल की डिवीजन होती है, मतलब पूरे के पूरे सेल की डिवीजन अकर होती है। अगर हम देखेंगे जो साइटोकिनेसिस है ना, इसके फर्दर 4 स्टेजेस हैं कैरियोकिनेसिस की। सॉरी ये जो साइटोकिनेसिस है ना, इसके अंदर क्या होता है, ये जो साइटोकिनेसिस ये जो फर्स्ट मेन प्रोसेस है मिटोसिस का, मतलब सबसे पहले क्या होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं जो मिटोसिस के दौरान इसके अंदर न्यूक्लियस क्या होगा, डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद दो न्यूक्लियाई के अंदर इसकी फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास स्टेजेस हैं कैरियोकिनेसिस की। कैरियोकिनेसिस को 4 मेन फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया। फर्स्ट पे हमारे पास जो फेज़ है वो है प्रोफेज, सेकंड पे मेटाफेज, थर्ड पे है एनाफेज एंड लास्ट पे है टेलोफेज। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रोफेज है ये क्या है। ये जो प्रोफेज है ना, इसको क्या कहते हैं, लेंथी फेज़ भी कहा जाता है। और इस फेज़ के दौरान जो क्रोमोसोम होते हैं वो मतलब विजिबल नहीं होते। अगर हमें मतलब प्रोफेज के दौरान अगर हम क्रोमोसोम को देखना चाहे हम माइक्रोस्कोप यूज़ करके ही क्यों ना देखना चाहें, लेकिन हमें क्रोमोसोम नज़र नहीं आएंगे। और इसका प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट होता है, इसमें क्या होता है कि ना अगर देखा जाए जो प्रोफेज का प्रोसेस है ना, इसमें क्या होता है कि ना सबसे पहले जो सेंट्रोल्स है ना उसकी पार्टीशन होती है, मतलब उसकी डिवीजन होगी सेंट्रोल्स की, वो डुप्लीकेट फॉर्म में हो जाएंगे। और फिर ये क्या हो जाएंगे लेकिन इनका जो सेंट्रोमेयर होगा ना, जो सेंटर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब देखो जो सेंट्रोमेयर है ना वो डिवाइड हो गया, मतलब डुप्लीकेट हो गए। ये जो सेंट्रोल है ना वो डुप्लीकेट हो चुके हैं, मतलब उसके अंदर क्या होगी, सेपरेशन होगी। सेपरेट होने के बाद वो अपोजिट पोल की तरफ, अपोजिट साइड ऑफ न्यूक्लियस की तरफ क्या करेंगे, मिग्रेट करेंगे और एक बाइपोलैरिटी को इस्टेब्लिश करेंगे। बाइपोलैरिटी क्या होती है, मतलब 2 पोल्स बनाना। ये मतलब इसमें क्या होगा, जो सेंट्रोल्स है ना, जो 2 पेयर ऑफ सेंट्रोल क्या होंगे, सेपरेट होंगे। सेपरेट होने के बाद अपोजिट पोल की तरफ या अपोजिट साइड ऑफ न्यूक्लियस की तरफ क्या करेंगे, मिग्रेट करेंगे और बाइपोलैरिटी को इस्टेब्लिश करेंगे। उसको मतलब इस बाइपोलैरिटी का मतलब होता है 2 पोल बनना। मतलब इसमें क्या होंगे, 2 पोलों की तरफ, 2 जो पोल है ना उसकी तरफ ये मूव करेंगे और इस तरह से इनके अंदर सेपरेशन होती है। फिर क्या होता है, जो क्रोमेटिक मटेरियल होता है वो कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस होने के बाद उसके अंदर फोल्डिंग होगी, कॉइलिंग होगी और फिर उसके बाद होती है सुपर कॉइलिंग होगी। इस तरह से जब ये कंडेंस होते जाएंगे ना, फिर क्या होगी, क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होगी। क्रोमोसोम अपेयर होना शुरू हो जाएंगे। क्रोमोसोम को हम फिर देख सकेंगे। ये जो क्रोमोसोम है ना ये थिन थ्रेड लाइक इनका स्ट्रक्चर होते हैं। अगर हम लेंथ देखें कि क्रोमोसोम की लेंथ कितनी होती है, वो 0.25 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर इन लेंथ में होते हैं। मतलब अगर हम प्रोफेज में देखें, जो प्रोफेज की स्टार्टिंग में जो क्रोमोसोम है ना वो मतलब जब अपेयर होते हैं उनकी लेंथ होती है 0.25 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर इन लेंथ में होते हैं। फिर ये जो क्रोमोसोम है ना जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ना इस प्रोफेज को, वैसे वैसे ये जो क्रोमोसोम है ना ये मतलब विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर ये क्या होंगे, मतलब एक स्टेज ऐसी आएगी कि हम ना इसको अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो हमें क्रोमोसोम नज़र आएंगे। ये क्या है, एक प्रोफेज है, मतलब इसके अंदर जो क्रोमोसोम है ना उसकी फॉर्मेशन होती है। मतलब उसको हम कि किस तरह से विजिबल होता है, इस प्रोसेस के अंदर हम इसको देखते हैं। और ये जो मेटोटिक अपरेटस है ना इसकी फॉर्मेशन होती है प्रोफेज के दौरान। अब हम देखते हैं कि मेटाफेज क्या है। अब देख रहे हैं जो प्रोफेज है ना वहाँ पे क्रोमोसोम बन गए थे। अब क्या होंगे, ये जो क्रोमोसोम है ना इसके क्रोमोसोम क्या होंगे, डुप्लीकेट से हो जाएंगे, मतलब डुप्लीकेट स्ट्रक्चर ये बना लेंगे। जब ये डुप्लीकेट स्ट्रक्चर बना लेंगे तो हर क्रोमोसोम के बाद 2 सिस्टर क्रोमेटिक मौजूद होंगे। ये जो सिस्टर क्रोमेटिक है ना एक पॉइंट पे जाके अटैच होते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर कहते हैं। सेंट्रोमेयर कहते हैं या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी इसको कहते हैं। और ये जो सेंट्रोमेयर है इसका एक स्पेशल एरिया में होता है, या ये जो सेंट्रोमेयर है जहाँ पे अटैच होते हैं ना उसको क्या कहते हैं, किनेटोकोर कहते हैं। मतलब जहाँ पे ये जो क्रोमेटिक है ना
सॉरी, ये जो सेंट्रोमेरन जहाँ पे जाके अटैच होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, कैनेटोकोर कहते हैं। अब ये जो कैनेटोकोर है ना, इसमें क्या होता है कि ना अब ये जो कैनेटोकोर है ना, इसके पास क्या होता है कि ना मतलब अरेंज स्पेसिफिक बेस की अरेंजमेंट होती है और स्पेशल प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। अब क्या होगा, ये जो कैनेटोकोर है ना, इसके अंदर मतलब ये अटैच होंगे, सॉरी, ये जो कैनेटोकोर होते हैं, फाइबर्स होते हैं, ये जाके अटैच होते हैं। ये कैनेटोकोर दिए फाइबर्स ऑफ मेयोटिक अपरेटस अटैच होंगे कैनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम के साथ। मतलब ये जो कैनेटोकोर फाइबर्स है ना, ये अटैच होंगे कैनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम के पास जाके अटैच होंगे। फिर क्या बनाते हैं, ये एक मतलब इक्वेटर प्लेट बना देते हैं, या जिसको हम मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं। इसमें फिर क्या होगा कि जो कैनेटोकोर है ना, ये अटैच होगा बोथ पोल, मतलब हमारे पास दो पोल बने थे, उन दोनों पोल की तरफ ये अटैच होगा थ्रू द अपोजिट पोल, मतलब अपोजिट पोल की तरफ ये इनकी जो अरेंजमेंट होगी ना, मतलब ये अपोजिट पोल की तरफ होगी। मतलब इसकी जो अरेंजमेंट होगी ना, वो क्या होगी, अपोजिट पोल में ये क्या होंगे, अटैच होंगे। उसको क्या कहते हैं, मेटाफेज कहते हैं। अब जो एनाफेज है ना, इसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल फेज भी कहते हैं। अब क्रिटिकल फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ना इसके अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम है ना, उसकी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अगर इस फेज़ के दौरान क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल फॉर्म में ना हो तो डिजीज़ अकर हो जाती हैं। इनकी डिजीज़ हम आगे भी इसको स्टडी करेंगे, इसलिए इसको कहा जाता है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल फेज़ होते हैं। मतलब इसके अंदर क्रोमोसोम की डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल फॉर्म में होनी चाहिए। अगर इक्वल फॉर्म में नहीं होगी तो बहुत सी डिजीज़ काज हो सकती हैं। It is the most critical phase of the mitosis which ensure the equal contribution of the chromatic in their daughter cell. The kinetochore of the fiber contract toward their respective pole, कि ये जो kinetochore fiber है ना, ये क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे टूवर्ड दी रिस्पेक्टिव पोल की तरफ, और फिर वो फोर्स एक्सल्ट करेंगे किनेटोकोर के ऊपर। ये जो किनेटोकोर है ये स्प्लिट हो जाएगा, और जो सिस्टर क्रोमेटिक है ना, सिस्टर क्रोमेटिक मूव करेंगे टूवर्ड दी पोल की तरफ। मतलब जब जो किनेटोकोर है ना, इसके ऊपर ना फोर्स एक्सल्ट की जाती है, और जब इसके ऊपर फोर्स एक्सल्ट होगी तो इसके ऊपर जब दबाव बढ़ेगा, ये क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो जो सिस्टर क्रोमेटिक होंगे ना, वो मूव करेंगे पोल्स की तरफ। ये था हमारे पास है एनाफेज। लास्ट पे हमारे पास है टीलोफेज। क्या होता है, ये जो टीलोफेज है ना, बिल्कुल अपोजिट हमारे पास है प्रोफेज के। जो स्टेप हमने प्रोफेज में कहा है, इसके अंदर क्या होंगे, बिल्कुल अपोजिट फॉर्म में होंगे। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम है स्टार्ट टू डी कॉन्डेंस, वहाँ पे हमने कहा था जो क्रोमोसोम है ना, वो कंडेंस फॉर्म में होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जो क्रोमोसोम है ना, वो डी कॉन्डेंस फॉर्म में स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। वहाँ पे हमने कहा था उसकी फोल्डिंग होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अनफोल्डिंग होगा और अनकॉइलिंग होगा। इसमें फिर इसका दूसरा स्टेप है दे अल्टीमेटली डिसअपेयर एज द क्रोमेटिक। मतलब इसके में हमने कहा है जो क्रोमेटिक है ना, वो डिसअपेयर हो जाएंगे। वहाँ पे क्या होते थे, अपेयर होते थे, यहाँ पे क्या होंगे, डिसअपेयर हो जाएंगे। और यहाँ पे जो मेटोटिक अपरेटस है ना, वो डिसऑर्गेनाइज फॉर्म में होगा। वहाँ पे जो प्रोफेज है ना, वहाँ पे हमने कहा था ये ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है रीऑर्गेनाइज होगी, और वहाँ पे हमने कहा था जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ऑर्गेनाइज होती है। ये बिल्कुल जो टीलोफेज है ना, ये बिल्कुल अपोजिट है प्रोफेज के। और फिफ्थ पे हमारे पास है द न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइज है, और छठे पे हमारे पास है ओनली 2 न्यूक्लियर रिमेन एट ईच पोल ऑफ द सेल। 7 पॉइंट है शार्प कंट्रक्शन या क्लीवेज फॉर अपेयर एज अ रिजल्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्टिन एंड मियोसिन। देखना, ये जो एक्टिन और मियोसिन है ना, इसकी कंट्रक्शन की वजह से क्या होगी, क्लीवेज होगी। क्लीवेज के नतीजे में क्या होगा, जो सेंटर है ना सेल के, उसके अंदर डिवीजन अकर होगी। जब डिवीजन अकर होगी ना, जो पेरेंट सेल है ना, वो डिवाइड हो जाएगा 2 डॉटर सेल के अंदर। इस तरह से हमारे पास क्या होता है, मेटोसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। फर्स्ट पे हमने कहा था प्रोफेज, फिर हमने कहा था मेटाफेज, एनाफेज, एंड देन हमने कहा है टीलोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो कॉन्डेंस पर मतलब उसकी कंडेंसेशन होती है, और वो पहले क्या होता है, विजिबल नहीं होता, लेकिन जिस टाइम टू टाइम जैसे जैसे वो कंडेंस होते जाएंगे ना, वो विजिबल होते जाएंगे। फिर हमने कहा मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो डुप्लीकेट हो जाते हैं,
और इसके अंदर जो सेंट्रोमेयर है ना उसका एक स्पेशल एरिया होता है जिसे हम क्या कहते हैं, किनेटोकोर कहते हैं। और जो किनेटोकोर है ना, इसमें क्या होता है कि ना इसमें जो क्रोमोसोम है ना वो अरेंज होते हैं इक्वेटर में, मतलब दरमियान के अंदर अरेंज होते हैं, सेंटर में अरेंज होते हैं। उसको क्या कहते हैं, इक्वेटर प्लेट कहते हैं या मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं। फिर हमारे पास होता है एनाफेज। एनाफेज हम इसमें क्या कहते हैं, ये क्रिटिकल फेज है। क्रिटिकल फेज क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो क्रोमोसोम है ना उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगर क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल फॉर्म में नहीं होगी तो क्या होगा कि मतलब डिजीज़ काज होती हैं। इसलिए कहते हैं कि ये जो एनाफेज है ना ये क्रिटिकल फेज है और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन होना लाजमी होता है। फिर हमने कहा है कि टीलोफेज। ये जो टीलोफेज है ना, एक्चुअली में ये जो टीलोफेज होता है ना ये बिल्कुल अपोजिट होता है प्रोफेज के। वहाँ पे जो जो स्टेप हमने कहे हैं ना इसके अंदर बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। वहाँ पे हमने कहा था क्रोमोसोम कॉन्डेंस फॉर्म में होगा, लेकिन यहाँ पे डीकॉन्डेंस हो जाएगा। वहाँ पे हमने कहा था जो मेयोटिक अपरेटस है वाला वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में होगा प्रोफेज के अंदर, लेकिन टीलोफेज के अंदर हम कहेंगे जो मेयोटिक अपरेटस है ना वो डिसऑर्गेनाइज फॉर्म में होगा। और फिर हमने कहा है कि जो टीलोफेज है ना इसके अंदर क्या होता है, क्लीवेज होते हैं। क्लीवेज के नतीजे में ना जो पेरेंट सेल है ना दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। इस तरह से ये माइटोसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में हमने जो स्टडी किया है, सबसे पहले हमने सेल साइकिल देखा है, उसके फेसेस देखे हैं, मतलब इंटरफेस देखा है, और फिर मेटोटिक फेज देखा है। इंटरफेस के अंदर G0 फेज़, S फेज़, G1 फेज़, इन तमाम को हमने स्टडी किया। फिर हमने मेटोसिस के प्रोसेस को देखा। मेटोसिस के अंदर जो कैरोकिनेसिस है ना उसके 4 स्टेप पे, एक है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मियोसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मियोसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।